नमस्कार, आप देख रहे हैं दिया और मैं हुस्ने आपके साथ। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। लेकर आई हूं दिन की अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबरें, जो है राजनीतियों से नीतियों तक, अर्थव्यवस्था से आम जनजीवन तक और सड़क से संसद तक की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें पेश होंगी हमारी खास रिपोर्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। राजधानी पहुंचते ही पीएम मोदी ने बचत उत्सव में लगे स्टॉल के कर्मचारियों से मुलाकात की और दुकानदारों को गर्व से कहो ये स्वदेशी है के पोस्टर दिए। तो वहीं इससे पहले 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मणिपुर के चुराचांदपुर और इम्फाल में जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश उगते सूर्य की धरती है और देशभक्ति के जज्बे की पहचान भी है। जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश का पहला रंग भी केसरिया है। उन्होंने यहाँ के लोगों को शौर्य और शांति का प्रतीक बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में आज #नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं, जो जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत भी हुई है, जिससे त्योहारों के इस मौसम में जनता को डबल बोनस मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मोरक्को दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत करते हुए अमेरिका की ओर से लाए गए 50% टैरिफ पर भी चर्चा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि बड़ी सोच वाले और दिल बड़े लोग किसी घटना पर जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेकर भी बात की। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने सीजफायर की मांग की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है और पड़ोसी को सही रास्ते पर भी लाना हमारी जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में आरक्षण पर बयान दिया। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ब्राह्मण समुदाय से होने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि उन्हें आरक्षण नहीं मिला। गडकरी ने कहा कि मैं हमेशा से हंसी मजाक में कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं और परमेश्वर ने हम पर सबसे बड़ा उपकार किया है कि हमें आरक्षण नहीं मिला। उन्होंने आरक्षण पर आगे चर्चा करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का सामाजिक महत्व कम है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्राह्मणों को खासा महत्व है। जैसे महाराष्ट्र में मराठों का महत्व है, वैसे ही उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्राह्मणों का महत्व है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन द्वारा फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पिछले 20 महीनों में भारत की फलस्तीन नीति शर्मनाक और नैतिक रूप से कायराना रही है। प्रियंका ने याद दिलाया कि भारत नवंबर 1988 में दुनिया के पहले कुछ देशों में से एक था जिसने फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। उन्होंने कहा कि उस समय भारत ने फलस्तीन लोगों के संघर्ष के दौरान सही के पक्ष में खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानवता और न्याय के मूल्यों को कायम रखा था। प्रियंका ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने भी 37 साल की देरी के बाद यही रास्ता अपनाया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जीएसटी सुधारों को लागू करने के लिए बीजेपी द्वारा पूरे श्रेय ले जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग जीएसटी में सुधार में देरी के जिम्मेदार थे, वही आज उसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के समय राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था और बताया था कि यह न तो सरल है और न ही प्रभावी। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था को भी गंभीर झटका लगा और सुधार में 8 साल की देरी हुई। जयराम रमेश ने आगे कहा कि जब ट्रम्प से तारीफ नहीं मिली बल्कि टैरिफ और मुश्किलें आई, तब मजबूरी में सरकार को जीएसटी सिस्टम लागू करना पड़ा। अब वही लोग इसे उत्सव की तरह मनाने लगे हैं, जबकि इसके लिए 8 साल की देरी हुई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत अमेरिका के बीच टैरिफ और H-1B वीजा विवाद पर कहा कि भारत को वर्तमान समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, लेकिन भविष्य में ऐसे संकट से बचने के लिए देश को सनातन दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी राह खुद तय करनी होगी। दिल्ली में पुस्तक विमोचन समारोह में भागवत ने कहा कि वर्तमान चुनौती पिछले 2000 सालों से खंडित विकास दृष्टिकोण का परिणाम है। इस दृष्टिकोण में मैं और बाकी दुनिया या हम और वह की भावना प्रमुख रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम स्थिति से मुंह नहीं मोड़ सकते। बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो करना होगा, लेकिन आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने मुसलमानों के प्रति हमदर्दी जताते हुए वक्फ कानून, सीएए और फलस्तीन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने एआईएडीएमके और बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया कि डीएमके हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। स्टालिन ने वक्फ कानून संशोधन पर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि डीएमके और अन्य दलों की कानूनी लड़ाई के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित संशोधन अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाई है।
उन्होंने सीए और 3 तलाक जैसे मामलों में एआईएडीएमके को निशाना बनाते हुए कहा कि इस पार्टी के विश्वासघात की वजह से नेता अनवर राजा जैसे लोग एआईएडीएमके छोड़कर डीएमके में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गड्ढों की समस्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। आगामी बीएमसी चुनावों से पहले कांग्रेस ने शहर की खराब सड़कों और गड्ढों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीएमसी को निशाना बनाया है। कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में सड़कों की खराब हालत को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने शहर के कई गड्ढों का नाम नेताओं और मंत्रियों के नाम पर रखा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सूफियान हैदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ अजीत ग्लास रोड जोगेश्वरी पश्चिम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गड्ढों के बगल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मार्ग का बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पर कर्टिसी के आगे बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी का नाम भी लिखा हुआ है। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने गरबा कार्यक्रमों को लेकर दिए गए बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। वीएचपी ने आयोजकों को सलाह दी है कि केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए और पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड चेक किए जाएं। इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सख्त आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के आह्वान से समाज में हिंसा फैल सकती है और त्योहार का माहौल खराब हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि यहाँ सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा है। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य को दर्जा वापस दिलाना एजेंडे में ऊपर है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जम्मू कश्मीर के लोग उम्मीद करते हैं कि इसे बहाल किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस मांग के लिए दिल्ली पर दबाव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हालात में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलाने जैसा है, लेकिन हमें सरकार चलानी ही होगी। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में कटौती के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य के दर्जे के मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में अब शहर की सड़कों पर अगर आपने अपनी कार, बाइक या अन्य वाहन से कचरा फेंका क्योंकि आपका सीधा चालान कट जाएगा। दरअसल ये चालान इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कटेगा और इसकी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर तस्वीर के साथ भेजी जाएगी। नगर निगम ने ये कदम सिटीज 2.0 योजना के तहत उठाया है, जिसके लिए केंद्र सरकार से 86 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया जा चुका है। नगर निगम का कहना है कि यह व्यवस्था शहर को साफ सुथरा बनाने और लोगों को सड़क पर गंदगी फैलाने से रोकने के लिए की जा रही है। ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी जांच को तेज कर दिया है। सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ईडी के मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे सवाल जवाब किए गए। ये केस अब क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड सितारों तक फैल चुका है, जिसमें युवराज सिंह, उर्वशी रौतेला और सोनू सूद जैसे नाम शामिल हैं। एजेंसी ने इन हस्तियों से ऐप के प्रमोशन, संपर्क स्रोत और प्राप्त भुगतान के बारे में जानकारी लेना चाहती है। रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर को ईडी ने हाजिर होने का आदेश दिया था। वो प्रमोशनल वीडियोस में नजर आ चुके हैं, जिसके चलते जांच एजेंसी ने उनके कॉन्ट्रैक्ट, लेन देन और ऐप के साथ जुड़ाव पर फोकस किया। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि सेलिब्रिटीज ने इस प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान निवेशकों को हुआ। भारत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसी नेटवर्क को लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि आईएसआई ने भारत में जासूसों को फंडिंग देने के लिए एक गुप्त नेटवर्क तैयार किया था। ये नेटवर्क बिजनेस, ट्रैवल और मनी ट्रांसफर की आड़ में चलता था, ताकि किसी को भी किसी तरह का शक न हो। दरअसल हाल ही में गिरफ्तार किए गए सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोती राम जाट से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के AI-171 विमान हादसों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस घटना को महज पायलट की गलती करार देना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर इस मामले में केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन रिपोर्ट्स पर कड़ी आपत्ति जताई जिनमें कहा गया था कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश के मामले में पायलट्स ने जानबूझकर ईंधन सप्लाई बंद कर दी थी। दरअसल सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसे दावों को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अहम फैसला सुनाया कि पति या फिर पत्नी अपने साथी के प्रेमी प्रेमिका के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं और विवाह में हस्तक्षेप या स्नेह और साथ खोने के कारण आर्थिक हर्जाने की मांग कर सकते हैं। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरम ने यह स्पष्ट किया है कि भले ही व्यभिचार अब अपराध नहीं है,
इसके नागरिक परिणाम हो सकते हैं। अगर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण विवाद टूटता है और किसी पक्ष का नुकसान होता है तो वो हर्जाने का हकदार होगा। कोर्ट ने कहा कि विवाह की पवित्रता से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन नागरिक परिणाम पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जोसेफ शाइन फैसले में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विवाह से बाहर के रिश्तों के कानूनी परिणाम नहीं होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें तिहाड़ जेल परिसर से आतंकी मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग की गई है। याचिका में बताया गया है कि मकबूल भट्ट को 1984 में और अफजल गुरु को 2013 में फांसी दी गई थी, लेकिन उनकी कब्रें अभी भी जेल परिसर में मौजूद है। याचिका दायर करने वाले संगठन विश्व वैदिक सनातन संघ का कहना है कि इन कब्रों का मौजूद होना गैरकानूनी और असंवैधानिक है। उनका कहना है कि कब्रों की वजह से तिहाड़ जेल कट्टरपंथियों के लिए तीर्थस्थल बन गया है, जहां लोग आतंकियों का महिमा मंडन करते हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर खतरा बन सकता है और यह भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के भी खिलाफ है। दिल्ली में मौसम बदलने लगा है। बारिश की जगह धूप ने ले ली है। बारिश का इंतजार करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते दिल्ली में धूप खिली रहेगी। इस हफ्ते उमस और गर्मी से परेशानी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने बताया कि इस हफ्ते के अंत तक बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। IMD के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार ज्यादातर दिनों में आसमान साफ रहेगा या फिर हल्के बादलों में ढका रहेगा। 22 और 23 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। 22 से 24 सितंबर तक पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। 22 और 24 सितंबर के दौरान असम और मेघालय में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कनाडा ने खालिस्तानी इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार कर लिया है। भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के बाद खालिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इंद्रजीत सिंह गोसल सिख फॉर जस्टिस के नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने अपने सख्त संदेश से कनाडा की मार्कानी सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डाला था। इसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मात खाए पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनवा में नरसंहार किया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनवा में हवाई हमले करके 30 नागरिकों को मार दिया है। खैबर पख्तूनवा का मतरे द्वारा गांव इस हवाई हमले के बाद महिलाओं और बच्चों के शवों से भर गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार और सोमवार के दरमियान रात करीब 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने तिराह घाटी स्थित गांव पर कम से कम 8 LS-6 बम गिराने के लिए JF-17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान वायुसेना ने यहां 5 घरों को निशाना बनाया था। इस हमले में 20 लोग भी घायल बताए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए ली जाने वाली फीस को बढ़ा दिया है। वीजा की फीस को 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दिया है। इस बीच जहां एक तरफ अमेरिका के H-1B वीजा की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन वीजा को लेकर एक विकल्प लेकर आया है। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चीन ने दुनिया भर से खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में युवा और प्रतिभाशाली प्रोफेशनल्स को आकर्षित करने के मकसद से नई के वीजा कैटेगरी शुरू करने का ऐलान किया है। अगस्त में स्वीकृति यह निर्णय विदेशियों के देश में एंट्री और एग्जिट के प्रशासन संबंधी नियमों में संशोधित करता है। ये 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। GST 2.0 के बचत उत्सव के बाद देश के मध्यम वर्ग के लिए दिवाली और दशहरे से पहले एक और खुशखबरी मिल सकती है। संभावना है कि रिजर्व बैंक ब्याज दर में 0.25% और कटौती कर सकता है, जिससे होम लोन, बाइक लोन और पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं। इस साल RBI पहले ही ब्याज दर में कुल 1% की कटौती कर चुका है। मौद्रिक नीति समीक्षा की अगली बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने वाली है। SBI की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती करना उचित और तर्क संगत होगा। RBI इस पर सोच समझकर और संवाद के माध्यम से फैसला ले सकता है। जून के बाद से ब्याज दरों में कटौती की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। आज 22 सितंबर को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सुबह 9:18 तक BSE सेंसेक्स 344 अंक गिरकर 82,281.73 पर पहुंच गया और निफ्टी 93 अंक से टूटकर 25,233.75 पर आ गया। लेकिन इस गिरावट के बावजूद अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। आज शुरुआती कारोबार में जहां सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में रहे, तो वहीं अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर आज तेजी में दिखे। अडानी पावर का शेयर 16% की जोरदार तेजी के साथ 164.93
60 रुपए पर पहुंच गया, यानी कि 22.72 रुपए की छलांग लगाई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और कॉर्फोस जैसी दिग्गज IT कंपनीज के शेयर्स में सोमवार 22 सितंबर को सुबह के कारोबार में 6% तक की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को H-1B वीजा की एक मुश्त कॉस्ट को बढ़ाकर $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए कर दिया, जिसकी वजह से IT सेक्टर्स के सेंटीमेंट पर काफी बुरा असर देखने को मिला, जिसमें हाल ही के दिनों में कुछ सुधार के संकेत दिए गए थे। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।